आदाब, मेरा नाम है ज़फ़र इकबाल और आप देख रहे हैं दी एडिटर। आज हमारे साथ बहुत ही ख़ास शख्स मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं भारत सरकार के पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद साहब, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। आज हम उनसे आने वाले यूपी विधानसभा चुनाव के बारे में बात करेंगे देश में चल रहे सियासी हालात पर, और उनसे जानेंगे मोदी सरकार और यूपीए सरकार की विदेश नीति में क्या फ़र्क वो देखते हैं। सर, विधानसभा के चुनाव होने हैं उत्तर प्रदेश में, क्या माहौल लगता है? क्योंकि जब ओवैसी साहब भी अपनी एंट्री करने वाले हैं और जिस तरह से बंगाल में हमने देखा कि माइनॉरिटी का पूरा वोट बैंक जिस तरह ममता बनर्जी को शिफ्ट हो गया। देखिए, जो पिछले कुछ साल जो उत्तर प्रदेश में होता रहा है, उसमें ये बात तो सब जानते हैं कि कांग्रेस की जो स्थिति है और पोजीशन है, उसमें रुकावट आई है, गिरावट आई है। और हम वो नहीं हैं जो आज से कई दशक पहले हम लोग थे। बीच में कुछ थोड़ा बहुत हमने अपनी ज़मीन वापस लेने की कोशिश की। हम 22 सीटों तक पार्लियामेंट में पहुँचे भी, लेकिन आज फिर से एक दफ़ा हालात जो हैं वो कुछ मायूसी के हैं। अब सवाल ये होता है कि इन हालातों से हम लोग कैसे जूझें, क्या करें, कैसे निकलें। उत्तर प्रदेश में एक तरफ दबाव है जो भारतीय जनता पार्टी की मजहबी एक सोच का, मज़हब को सियासत से जोड़ने का जो उनका एक तौर तरीका रहा है, और दूसरी तरफ जो समाज बटा हुआ है, अलग अलग खित्तों में बटा है। कोई बैकवर्ड में अपने को मानता है, कोई दलित समाज में आपको मानता है। इस वजह से इस चीज़ को एक बार फिर झिझोड़ना और हिलाना वो कैसे मुमकिन होगा। अब हम लोग लगे हुए हैं, एक कोशिश में हैं। मोहतरमा प्रियंका गांधी जी ने हम लोगों को जिम्मेदारी बांटी है। हम कोशिश में हैं कि हम किसी तरह से उस जिम्मेदारी को भरपूर निभा पाएँ और कुछ एक मुख्तलिफ तस्वीर सामने आए। अभी हम काम में जुटे हैं। बदकिस्मती से बीच में कोविड आ गया। अब कोविड की वजह से हम लोग जो ज़मीन पे उतरना चाह रहे थे, जितना उतरना चाह रहे थे, वो मुमकिन नहीं हुआ। तो अब वो जूम पर बैठ कर लोगों से बात करो, दूर से बात करो। तब भी अब कल सुबह हम लोग एक ट्रेनिंग कैंप में रहेंगे मथुरा में। ब्लॉक लेवल का और डिस्ट्रिक्ट लेवल का ट्रेनिंग कैंप है। तो लगातार हम लोग कोशिश में हैं कि कहीं ना कहीं लोग ये समझ जाएं उत्तर प्रदेश के कि उनके बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है। ये सिर्फ नहीं है कि रोड का कॉन्ट्रैक्ट किसको मिल जाएगा और किसका दबदबा पुलिस पर होगा, बल्कि हम एक ऐसा समाज ढाल सकें, बना सकें जिसमें उनके बच्चे खुश हों। कोशिश रहेगी, कैंपेन में हम ये बात कहेंगे लोगों से, और उम्मीद करते हैं कुछ को समझ में आएगा। 2009 के लोकसभा चुनाव के नतीजों की आपने बात करी कि 22 सीटें लाए थे लोकसभा में उत्तर प्रदेश में, लेकिन उसके बाद और आज के सियासी घटनाक्रम में या सियासी परिप्रेक्ष्य में बहुत कुछ बदल चुका है। कांग्रेस की सरकार तब देश के कई राज्यों में मौजूद थी, लेकिन आज जिन चुनिंदा राज्यों में वहाँ भी बहुत उठक पुठक है सर। तो उठक पटक और आपस में तनाव तो बीजेपी में भी है। आपने देखा है, उत्तराखंड में है, आप मध्य प्रदेश में भी है, मध्य प्रदेश में भी है। बीजेपी के अलाइज उनको छोड़ गए, महाराष्ट्र में अलाइज ने उनको छोड़ दिया, तो वहाँ भी है। तो बावजूद उसके कि उनके पास ताकत है, आज पावर है, सियासी पावर है, बावजूद उसके उनके यहाँ भी समस्याएं हैं, उनके यहाँ भी ऐसे मसाइल हैं। तो जहाँ हमारे लिए ऐसी दुश्वारियां हैं, उनको हम दूर करेंगे। उत्तराखंड में बीजेपी की आपने बात की सीएम बदलने को लेकर के, तो ये क्या बीजेपी के अंदर खाने चल रही राजनीति है, या इसे आप बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ किसी साजिश की तरह देखते हैं कि उनके साथ भी यही फॉर्मूला इम्प्लीमेंट करके उनसे इस्तीफा दिलवाया जाए? अगर ऐसा होगा तो बहुत अफसोस की बात होगी। अफसोस की बात इसलिए होगी कि
ममता बनर्जी के यहाँ मामला कुछ और है। बंगाल में मामला ये है कि एक चुनाव होना है और वो चुनाव सिर्फ अगर रुकेगा तो इस वजह से रुकेगा कि इलेक्शन कमीशन चुनाव नहीं कराता है। वो बात नहीं थी उत्तराखंड में। उत्तराखंड में बात ये थी कि इलेक्शन कमीशन मजबूर था, करा नहीं सकता, आखिरी साल था, कुछ महीने बचे हैं वहाँ पर जो इलेक्शन होना है उसमें, इस वजह से इलेक्शन नहीं हो पाया। तो अगर यहाँ से अगर कोई तुलना करी जाती है, कंपैरिजन किया जाता है बंगाल का, तो मैं नहीं समझता हूँ कि वो जायज़ होगा और मैं नहीं समझता हूँ कि वो एक सही बात होगी। लेकिन बहरहाल उनके दिमाग में, इनके जहन में क्या है वो हम तो नहीं कह सकते हैं। विदेश मंत्रालय का जिम्मा आपने निभाया था यूपीए सरकार के दौरान। आज कहा जाता है कि विदेशों में मोदी सरकार का डंका बज रहा है। कितना तुलनात्मक अध्ययन करें तो कितना बड़ा अंतर देखते हैं आप आपकी सरकार की विदेश नीति और मोदी सरकार की विदेश नीति में? देखिए, हमको इख्तलाफ है मोदी सरकार की विदेश नीति से, और जो बुनियादी इख्तलाफ है वो इस बात का है कि हमने अपने आप को हमेशा जो आलमी ताकतें थीं उनसे अपने आप को अलग रखा, और हमने हमेशा उनको ये पैगाम दिया कि हम अपने मुल्क की बेहतरी के फ़ैसले जो है वो हम खुद करेंगे। हम किसी के दबाव में नहीं करेंगे, हम किसी के कैंप में नहीं हैं, हमारे दोस्त हैं और सबसे हमारी दोस्ती होगी। कुछ से ज़्यादा है, कुछ से कम है। बहुत अरसे तक जो सोशलिस्ट ग्रुप था रूस का और सोवियत यूनियन का, उससे हमारा ख़ास ताल्लुक़ रहा। हालांकि पढ़ने के लिए और बहुत सारी तिजारत के काम जो है वो हमारे अमेरिका के साथ और वेस्टर्न यूरोप के साथ भी रहे। लेकिन आज सवाल इस बात का है कि क्या हम बहुत ज़्यादा अमेरिका की तरफ झुक गए हैं, और अगर हम झुके हैं अमेरिका की तरफ तो हमें क्या उससे कुछ हासिल हुआ, हमें वो मिला जिसकी हमको तवक्को थी या हमको जिसकी उम्मीद थी। तो एक बहुत करीब की दोस्ती प्रेसिडेंट ट्रंप में और वज़ीर आज़म में, हमारे वज़ीर आज़म में हो गई थी। यहाँ तक कि खोलकर स्टेज से कहा जा रहा था कि अब की बार ट्रंप सरकार। ऐसा किया नहीं जाता है। आप कभी किसी पार्टी के साथ अपने आप को एक और मुल्क की किसी पार्टी के साथ आइडेंटिफाई नहीं करते हैं, मुल्क की आवाम के साथ करते हैं, मुल्क की जो शख्सियत है उससे करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फ़र्क है। और जो आप दबदबे की बात कर रहे हैं और डंके की बात कर रहे हैं, तो डंका खुद कोई बजा ले। बात क्या थी कि हमारा मकसद ये है कि हम दुनिया से इन्वेस्टमेंट भारत लेके आएंगे, हिंदुस्तान लेके आएंगे। हम जापान गए और चीन गए और अमेरिका गए और इंग्लैंड गए और फ्रांस गए, तो कहीं से इन्वेस्टमेंट तो नहीं आया है। तो अगर इन्वेस्टमेंट के लिए हम गए थे और हमको इन्वेस्टमेंट नहीं मिला, तो ये कैसे कहा जा सकता है कि ये कामयाब विदेश नीति है। दूसरी बात ये कि अगर कहीं ये लगता है कि हमें दबाव में अब फैसले करने पड़ेंगे, कोई हमसे कहे कि आप चीन से दोस्ती मत रखो क्योंकि हमारी दोस्ती नहीं है, तो हम चीन से दूर हो जाएं, ये हमने कभी नहीं किया, हिंदुस्तान ने ऐसा कभी नहीं किया। और अगर आज ऐसा हो रहा है तो वो अफसोस की बात है। और सिर्फ अफसोस की बात इसलिए नहीं कि हमारी जो एक शख्सियत थी उस पर एक सवालिया निशान लग रहा है, बल्कि अफसोस की बात इसलिए है कि हमने जो दोस्तियां और जो रिश्ते बनाकर रखे, आज़ादी के वक्त से लेकर अब तक जो रिश्ते हमने बनाए, उन रिश्तों का हमको भरपूर फ़ायदा हुआ। हमारी हिफाजत के मामले में, हमारी तिजारत के मामले में, हमारे मुल्क की जो सोच थी उसको पूरी दुनिया के सामने रखने के मामले में आज ऐसा लगता है कि उसमें कुछ कमी है। सीए एनआरसी का जब प्रोटेस्ट चल रहा था, तो जामिया में जो प्रोटेस्ट था बच्चों की पिटाई को लेकर, उसमें आपने भी बढ़ चढ़कर कई बार हिस्सा लिया था। और वापस से इस देश में अभी जब बंगाल चुनाव के दौरान इन्होंने आसाम चुनाव में बीजेपी सरकार ने कहा कि सीए एनआरसी लागू करेंगे, क्या मानते हैं देश के लिए कितनी खतरनाक हो सकती है ये नीति? कोई दुनिया में कोई शख्स जिसका हिंदुस्तान से ताल्लुक़ हो और जो ये मानता है कि वो हिंदुस्तान आएगा तो महफूज रहेगा और उसको अपनी ज़िंदगी की जो भी ख्वाहिशात हैं उनको पूरा करने का वक्त मिलेगा, मौका मिलेगा। अगर कोई ऐसा शख्स है, कहीं भी है, किसी हालात में भी है, तो उसको
हम मुल्क में जगह दें और उसको मुल्क की सिटीजनशिप दें, ये तो हमको हक है। इसमें हमें ये क्या कहने की ज़रूरत है कि एक लाइन में हम एक मज़हब के लोगों को खड़ा करेंगे, दूसरी लाइन में एक और मज़हब के लोगों को खड़ा करेंगे, कि एक को हम फ़ौरन और जल्द सिटीजनशिप देंगे और दूसरे को हम 5 साल बाद देंगे। अगर आपको बदलना है तो आप बदल दीजिए, जो 5 साल का वक्फा है वो सबके लिए बदल दीजिए और कहिए कि जहाँ ज़रूरतमंद होगा कोई उसको जल्द से जल्द दिया जाएगा, नहीं तो मामूली लोग जो हैं उनको हम 5 साल बाद देंगे। लेकिन उसका ताल्लुक़ किसी के मज़हब से है, वो एक अफसोस की बात है। और ये कहना कि नहीं मज़हब से ताल्लुक़ नहीं है, ये तो सिर्फ इसलिए है कि वो जहाँ से आ रहे हैं उस मुल्क में वो माइनॉरिटी हैं, तो उस मुल्क में वो माइनॉरिटी हैं और इसलिए हम उनको यहाँ औरों के बनस्बत उनको यहाँ जल्दी से सिटीजनशिप दें। ये तो बात समझ में नहीं आती है कि जो माइनॉरिटी नहीं है, मानिए किसी और वजह से उसके साथ वहाँ अच्छा सलूक नहीं होता है, जो भी वजह हो, सियासी वजह हो सकती है, तो उसको भी उतना ही हक है कि उसको जल्द से जल्द सिटीजनशिप दी जाए। तो हमें नीयत का इसमें एक मसला लगता है कि इसमें नीयत ख़राब है और ये नीयत ख़राब जो है उसका हमने उसकी हमने मुखालफत की है और वो मुखालफत मैं समझता हूँ जायज़ है, क्योंकि उसकी बुनियाद जो है वो हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि आप हर एक को एक ही नज़र से देखेंगे, उससे ये नहीं पूछेंगे कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा चेहरा कैसा है, तुम्हारा रंग क्या है, तुम्हारा मज़हब क्या है, तुम कहाँ रहते हो, क्या ज़बान बोलते हो। ये हमारे क़ानून में, हमारे आईन में ये हक़ हुकूमत को नहीं मिला है और बहुत कोई बड़ी सोच समझ के हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने वाले हमारे बुज़ुर्ग थे, उन्होंने ये फैसला किया होगा। यूपी में चुनाव है विधानसभा के और पंजाब में विधानसभा चुनाव है। धार्मिक कन्वर्जन इन दोनों स्टेट में मुद्दा बनाया गया है किसी न किसी एंगल से। तो क्या देखते कोई राजनीतिक साजिश है या वाकई देश में इस तरह लव जिहाद या धार्मिक कन्वर्जन को लेकर के मुद्दे हो या कुछ और हो, कानून में किसी को ये हक नहीं दिया गया है कि वो किसी और शख्स से ये कहे कि आप इसी मज़हब में रहेंगे, किसी और मज़हब में आप नहीं जा सकते। अगर मानिए कोई कहे कि हम मज़हब को ही ख़त्म कर देते हैं, इनको शिकायत ये है ना कि कोई मुसलमान हिंदू बना या हिंदू मुसलमान बना, ये शिकायत है ना। कोई ये कह दे कि हम तो वो हो गए, एथियस्ट हो गए, हम नास्तिक हो गए, तो फिर क्या करेंगे, कैसा कानून बनाएंगे उसके लिए। अच्छा, सवाल ये है कि अगर कोई भी चीज़ आप करते हैं जिसमें किसी का खौफ है या किसी का दबाव है या किसी की ज़बरदस्ती है या किसी ने पैसे का प्रलोभन आपको दिया है, पैसे से आपको ख़रीदने की कोशिश की है, तो वो गलत है। ऐसा जब होता है तो जो करता है उसको सज़ा मिलनी चाहिए और जिससे कराया गया है उसको माफ़ कर देना चाहिए कि वो कोई मजबूरन किया होगा और उसने किसी मजबूरी की वजह से इस बात को माना होगा, तो उसको माफ़ कर देना चाहिए। लेकिन जो करता है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। ये कानून तो है हमारे मुल्क में, तो फिर नए कानून बनाने की क्या ज़रूरत है। और ये कानून होते हुए अगर लोग मज़हब अपना बदलते हैं तो ये पता करना चाहिए कि आखिर क्यों कर रहे हैं, क्या वजह है। मुमकिन है कि किसी को कोई सही वजह हो मज़हब अपनी बदलने की, सही वजह मुमकिन हो सकता है नहीं हो। तो इस पर आप मालूमात कर सकते हैं, इस पर आप तफ्तीश कर सकते हैं, इसमें कोई रुकावट तो है नहीं। ये जो ऐलान करते हैं कि हम नया कानून बनाएंगे, तो कानून क्यों बनाएंगे जब कानून पहले से है। कानून को लागू करिए, नया कानून बनाने की क्या ज़रूरत है।